स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट कोड 405 उसका जो ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से जो दिया गया है सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर, उसका पूरा सोल्यूशंस के साथ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पूरा सैम्पल पेपर का सोल्यूशंस पूरा अच्छे से हम डिस्कशन के साथ आपको बता देंगे। आप जो है पूरा वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका सिंपल पेपर के हिसाब से आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का आपका जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर बात करें कि ये जो सैम्पल पेपर है तो इसका जो है हमारा जो बुक है आपका सैम्पल पेपर का, ये आप देख सकते हैं, पहले भी मैंने बताया है आपको। बस 29 रुपीज़ में आप ले सकते हैं, पूरा सैम्पल पेपर वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर, साथ में आपका जो हमने अपने तरफ से 5 एक्स्ट्रा सेट्स ऐड किए हुए हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं से हम आपको अभी एक्चुअली जो पेपर है वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, यही बुक है। ठीक है, इसी बुक से हम आपको ये पेपर जो है वो सॉल्व कराएंगे। तो आपको अगर बुक चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको ये जो मिल जाएगा। और आपको साथ में अगर नोट्स भी चाहिए तो बस आप 49 रुपीज़ में ले सकते हैं, और बस सैम्पल पेपर के लिए आप 29 रुपीज़ में ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि डैश इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। तो हम लोग बिना बोले या फिर बिना रिटन वर्ड यूज़ किए क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक, मैनेजमेंट स्किल ऑफ इंटरेक्शन। तो इसमें जो है आपका 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो आपका ये एक स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक है। ठीक है, मतलब देखिए आपका यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन है आपको देखने के बाद लग सकता है ये आपको नहीं लगेगा आंसर हो सकता है बोल के। ठीक है, बट आपको लग सकता है मैनेजमेंट स्किल हो सकता है। ठीक है, स्किल ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है, बट इसका आंसर जो है आपका स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक ही है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो सेकेंड उसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, डेस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस। ठीक है, डेस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन। तो खुद के इमोशन को मैनेज करना कौन सा एबिलिटी हो सकता है, वर्क इंडिपेंडेंट, सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो सकता है, ये है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो आप जो है खुद के इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और हार्डवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ए पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, ए हैकर स्टील्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड्स यूजिंग डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो थेफ्ट का मतलब क्या होता है, स्टीलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और हार्डवेयर। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ हार्डवेयर को चोरी करने को कहेंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो वो जो है डेटा को डैमेज नहीं कर सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डैमेज नहीं कर सकता है। ठीक है, एक जो है आपका डेस्कटॉप को चोरी कर सकता है। ठीक है, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी कर सकता है, और आपका सॉफ्टवेयर को भी मतलब चोरी कर सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को वो चोरी कर सकता है बट उसको डैमेज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें मतलब थेफ्ट का मीनिंग आपसे पूछा गया है। ठीक है, डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यह नहीं हो सकता है। ठीक है, थेफ्ट इन्वॉल्व स्टीलिंग नॉट डैमेजिंग, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया गया है। थेफ्ट जो है आपका क्या करता है, स्टीलिंग को बताता है, डैमेजिंग को नहीं बताता है। ठीक है, फिफ्थ क्या है आपका, डैश पर्सन, a dash person who is always trying to make his her business better by taking risk and new ideas is an entrepreneur। ठीक है, तो कौन एक इंटरप्रेन्योर हो सकता है, वेज एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, मल्टीपल एम्प्लॉयड। तो इसका सही आंसर है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि जो खुद के आइडिया पे काम करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने पे काम करता है, रिस्क लेता है, तो उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। उसका जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है, डैश आर ए यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो आपका जो डैश, ठीक है, ये क्या है कि यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर डेट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसको हम लोग SDGs कहते हैं कि नहीं। SDGs क्या होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये सब आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वहाँ से है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको
5 क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है, बट हम लोग पूरा ही करेंगे, ठीक है। इट इज़ ए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर विद द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल। तो ये क्या है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किया जाता है कैपिटल रेज करने के लिए। तो 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किया जाता है और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है। तो इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है, इक्विटी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड। तो इसका आंसर जो है आपका बॉन्ड्स होगा। बॉन्ड्स क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड जो है इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, फिक्स इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा और साथ में ये मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। बॉन्ड्स जो है आपका मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल कॉल्ड अंडरलाइंग। तो ये तो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने जो वीडियोस बताया है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका वैल्यू जो है किसी और से डिराइव होता है। तो वो होता है आपका डेरिवेटिव, है कि नहीं। डेरिवेटिव का जो वैल्यू है, डेरिवेटिव का वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव होता है। जैसे कि आपका निफ्टी का इंडेक्स हो गया, ठीक है, उससे आपका डेरिवेटिव का वैल्यू डेराइव हो सकता है, गोल्ड से हो सकता है, सिल्वर से हो सकता है। तो डेरिवेटिव का वैल्यू किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है। डेस इज एन इंडिकेटर ऑफ मार्केट ट्रेंड। तो इसमें से मार्केट ट्रेंड का इंडिकेटर कौन है, तो आपका इंडेक्स हो या मार्केट इंडेक्स हो, लाइक आपका निफ्टी जो है मार्केट ट्रेंड को बताता है, सेंसेक्स जो है आपका मार्केट ट्रेंड को बताता है। तो ये सब क्या है, आपका मार्केट ट्रेंड का इंडिकेटर है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन से करते हैं कि नहीं। और अगर हम लोग डीमेटेरियलाइजेशन कर रहे हैं मतलब कि जो फिजिकल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है उसको हम लोग अगर फिजिकल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग रीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। बट अगर हम लोग जो फिजिकल है उसको इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं तो उसको हम लोग डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट ए पार्टिसिपेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इशूअर, इंटरमीडिएटरीज, इन्वेस्टर्स, सेबी। तो सेबी जो है आपका सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। सेबी जो है रेगुलेटर है, वो पार्टिसिपेंट नहीं है। इशूअर जो है इक्विटी शेयर्स इशू करता है। इंटरमीडिएटरीज मीन्स आपका ब्रोकर वगैरह हमें हेल्प करता है। इन्वेस्टर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट सेबी क्या है, एक रेगुलेटर है, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट नहीं है। उसका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश मार्केट प्रोवाइड द चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। तो न्यू सिक्योरिटीज़ आपका ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट में सेल होगा। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो है आपका हो चुका है। इसका जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आंसर एनी 5 आउट द गिवन 6 क्वेश्चन। सेम आपको 5 क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। दिस रूट इज बेस्ट सुइटेड फॉर कंपनी हु वुड लाइक टू रेस कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग द स्टेक ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेस्ट सूटेड फॉर कंपनीज हु वुड लाइक टू रेस कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग द स्टेक ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ जो कि पहले से ही एक कंपनी का 10 शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है, और कंपनी चाहती है कि मैं ये 10 शेयर ना बेचूँ और उसके अलावा भी कंपनी और भी कैपिटल जो है और भी पैसा जो है वो लोग रेस करे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपका राइट इशू। राइट इशू क्यों हो सकता है, क्योंकि राइट इशू में जो कंपनी है वो क्या करेगा कि मैं जो इंसान हूँ, ठीक है, मैं ए हूँ, ठीक है, मुझे ही क्या करेगा कि अगर मान लीजिए शेयर का प्राइस 100 रुपये है तो मुझे ही वो 80 रुपये में शेयर को दे देगा। बोले कि तुम डिस्काउंटेड प्राइस पे लो बट तुम ही खरीद लो। तो फिर मैं जो है और 10 शेयर खरीद लिया मान लिया, तो ये जो पैसा है वो पैसा फिर से कंपनी के पास चला जाएगा। तो इस तरह से मतलब राइट इशू में वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स को बेच देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस बैंड इन ए बुक बिल्डिंग आईपीओ। मैक्सिमम प्राइस बैंड क्या है आपका बुक बिल्डिंग आईपीओ में, तो आपका जो है 20% जो है मैक्सिमम प्राइस बैंड है। मैक्सिमम प्राइस बैंड मतलब क्या होता है कि लाइक आपका जो 20% मतलब कि मान लीजिए 100 रुपये है तो 100 से आपका 80 to 100, ठीक है, 80 to 100 या फिर 80 to मतलब 80 to 100 इस तरह से, ठीक है। मतलब कि आपका 100 रुपये है, ठीक है, उससे ऊपर आपका 120 से ऊपर इसका प्राइस बैंड नहीं जाना चाहिए, 100 to 120। मतलब कि 20% का आपका जो है प्राइस बैंड का ऊपर नीचे आप रख सकते हैं, ठीक है, बट उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको रखना पड़ता है। 20% जो है आपका मैक्सिमम प्राइस बैंड है। बुक बिल्डिंग थ्रू द एनएसी सिस्टम ऑफर सेवरल एडवांटेजेस एक्सेप्ट। जो कि एनएसी का सिस्टम है बुक बिल्डिंग का, उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट इसमें से कौन सा जो है आपका एडवांटेज नहीं है। द एनएसी सिस्टम ऑफर ए नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी इन सिक्योरिटीज। कोस्ट इन्वॉल्व इन द इशू आर फार लेस देन दोस इन नॉर्मल आईपीओ। द सिस्टम रिड्यूसेस द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द इशू प्रोजेक्ट। द आईपीओ मार्केट 24/7। तो मेन चीज़ क्या है आपका जो
इसमें सब कुछ सही है, ठीक है, आपका ये जो 3 पॉइंट्स है सही है, ठीक है, ये सब जो है आपका सही एडवांटेजेस है। बट आईपीओ मार्केट आपका 24/7 जो है वो नहीं रहता है, ये भी आपका स्पेसिफिक आवर्स पे ही ऑपरेट किया जाता है, जस्ट लाइक आवर स्टॉक मार्केट, इट इज़ नॉट 24/7, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मोर कॉमन नोन एज, ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, तो ये जो होता है आपका हम लोग यूरो इश्यूज जो है हम लोग कहते हैं इसको, जो भी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरो इश्यूज जो है वो बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इश्यूज कॉन्ट्रैक्ट नोट्स टू द इन्वेस्टर, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपको कौन इशू करता है, ब्रोकर या फिर स्टॉक ब्रोकर, जो कि लाइक आपका जस्ट लाइक ग्रो और ज़ेरोधा जो कि आपका ब्रोकर्स है, वो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो है वो इशू करता है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है। उसके बाद विच इंस्टीट्यूट क्लियर्स एंड सेटल्स डेली ट्रेड्स ऑफ द एक्सचेंज, कौन सा जो आपका इंस्टीट्यूट है जो डेली ट्रेड्स को सेटल करता है, वो आपका होता है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, NSCCL फॉर NSE एंड ICCL फॉर BSE, जो भी BSE के ट्रेड है वो ICCL करता है और NSE के जो है NSCCL करता है, ठीक है, जिसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर एनी 5 आउट द गिवन, सेम आपको 5 क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। डेस एक्ट एज एन ऑर्डिनरी शेयर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ओनरशिप इन ए बिजनेस वेंचर, तो वो क्या होता है आपका इक्विटी शेयर्स होता है। इक्विटी शेयर्स जो है आपका एक ऑर्डिनरी शेयर है जो कि आपका फ्रैक्शनल ओनरशिप किसी भी बिजनेस में शो करता है, ठीक है। व्हाट इज द बिड प्राइस, बिड प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस इज द प्राइस एट विच ए बायर इज विलिंग टू बाय अ सिक्योरिटी, मतलब कि किसी भी एक शेयर को कितने में इंसान खरीदना चाहता है, अगर एक शेयर को इंसान 100 रुपये में खरीदना चाहता है, मतलब चाहता है, खरीद रहा है नहीं, चाहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिड प्राइस कहेंगे, ठीक है, ये आपका बिड प्राइस हो जाएगा। उसका जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, डेस गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय, तो वो आपका होगा कॉल ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है, आप जो है आपका पास क्या रहता है, बायर अगर आप है, ठीक है, कॉल ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप जो है इसको खरीद सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं, यू हैव द राइट टू बाय बट यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको खरीदना पड़े, ठीक है। जो आपका सेलर होता है, ठीक है, सेलर का ऑब्लिगेशन होता है, सेलर इज ऑब्लिग्ड टू सेल बट बायर इज नॉट ऑब्लिग्ड, बायर जो है वो उसके पास ऑप्शन होता है, इफ़ यू वांट टू बाय, अगर वो खरीदना चाहता है तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि हु पेज द ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम को कौन पे करता है, तो ऑप्शन प्रीमियम जो है आपका कॉल बायर पे करता है, जो मैंने आपको कहा कॉल ऑप्शन कौन खरीदेगा, कॉल बायर खरीदेगा, तो कॉल बायर जो है आपका ऑप्शन का प्रीमियम को पे करता है, वो एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है, जो भी एक छोटा मोटा अमाउंट होता है, कि उस प्रीमियम अमाउंट के बदले ही बायर जो सेलर होता है वो आपका क्या होता है, वो ओब्लिग्ड होता है, ठीक है, कि उसको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बायर पेज द प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर राइटर, ठीक है, जो भी ऑप्शन सेलर है उसको वो प्रीमियम पे करता है। नेम द डिपॉजिटरी ऑफ द NSE, NSE के डिपॉजिटरी का नाम आपसे पूछा गया है, तो NSE का जो डिपॉजिटरी है उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, ओके। उसके बाद द डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू इन्वेस्टर थ्रू इट्स एजेंट कॉल्ड, तो जो डिपॉजिटरी है वो अपने एजेंट्स के थ्रू आपको डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनके एजेंट के नाम क्या है, तो उनको हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या फिर DP के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ब्रोकर, बैंक कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है क्या है, इसमें आपका फिर से 5 क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। नेम द यूनिट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का जो यूनिट वैल्यू है, ठीक है, एक यूनिट के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, NAV के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए स्टॉक स्प्लिट इज ए कॉर्पोरेट एक्शन विच स्प्लिट द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ पार्टिकुलर इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन, तो हम लोग जो स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, लाइक मतलब कि आपका फेस वैल्यू अगर 5 है, तो अगर ये 1:1 पे स्प्लिट होगा तो आपका फेस वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये आपका 2.5 जो है वो आ जाएगा, तो फेस वैल्यू जो है वो डिवाइड होता है स्टॉक स्प्लिट में। उसके बाद आपका डेश इज द डे व्हेन द सिक्योरिटी सोल्ड एंड डिलीवर टू द एक्सचेंज बाय द सेलर, ठीक है, मतलब जब सिक्योरिटीज़ को सेटल किया जाता है तो उसको हम लोग कौन सा डे कहेंगे, उसको हम लोग सेटलमेंट डेट या फिर डिलीवरी डेट कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेथड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल करेक्ट मतलब कैलकुलेट करने के लिए सबसे सही मेथड कौन सा है, तो सबसे सही है आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, अगर हम लोग करेंगे तो हमको वर्किंग कैपिटल जो है डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, डैश इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू रेस,
ठीक है। तो मतलब कि कौन सा कैपिटल जो है मैक्सिममली एथोराइज मतलब कंपनी जो है रेज कर सकता है, तो है ऑथराइज्ड कैपिटल। जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है उससे ज़्यादा कंपनी जो है वो रेज नहीं कर सकता है। ठीक है। डेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज वर्थ क्रेडिट सेल्स दैट आर लॉक्ड इन डेब्टर्स। तो किस कौन सा चीज़ जो है मतलब नंबर ऑफ डेज क्रेडिट सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये सबको हमने अपने वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितने दिन तक जो भी सेल्स का पैसा है वो क्रेडिटर के अकाउंट में रहेगा, मतलब जिसको सामान बेचा गया है। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सेक्शन बी में देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, आंसर इन 3 ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है 5 क्वेश्चंस में से। एग्जाम में आप जो है 3 को ही आंसर कीजिएगा, बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हम लोग सबको आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो फीडबैक का इंपॉर्टेंस आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। सो फीडबैक इज क्रूशियल इन कम्युनिकेशन एज इट कन्फर्म वेदर द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड करेक्टली बाय द रिसीवर। फीडबैक क्या है कि आप जब फीडबैक देंगे तो ये मैसेज जो है वो अच्छे से रिसीव हुआ है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। लाइक मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर आपने कमेंट में बताया कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पढ़ के मतलब अच्छा लग गया, तो वो जो है एक फीडबैक है। वो फीडबैक देख के मुझे पता चल गया कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। बट आप अगर फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो होता है। फिर 7th क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपको ये भी देखने को मिला कि आप बेटर रिलेशन बना सकते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब जनरल क्वेश्चन है, इसमें आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस कैन बी मैनेज थ्रू वेरियस टेक्निक्स। बहुत सारे टेक्निक्स है, लाइक आप जो है टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट ले सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह। ये सब से आप क्या है स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद राइट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इन आईसीटी। जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आता है आपका सिस्टम को मैनेज करता है। लाइक मेरा अगर मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपका विंडोज़ है। ठीक है। आप जिस फ़ोन से देख रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका एंड्रॉइड है। तो इस तरह से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है। आपके एग्जांपल बहुत सारे हैं, विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड, ये सब आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद जो आपका 9th क्वेश्चन है, ठीक है, ए करियर इज अ लाइन ऑफ वर्क दैट द पर्सनल टेक्स फॉर लाइफ। देयर आर 2 वेज ए पर्सन कैन अर्न अ लिविंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। गिव सुटेबल एग्जाम्पल एंड हु ट्राई न्यू आइडियाज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होता है, एक होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है आपका वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो मतलब एंटरप्रेन्योर्स चूज़ करते हैं और आपको सूटेबल एग्जांपल्स देना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्किंग फॉर वन सेल्फ। ठीक है। खुद का बिजनेस को चलाना, लाइक आपका शॉपकीपर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, कंसल्टेंट हो गया। ठीक है। वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर अदर फॉर फिक्स सैलरी, लाइक टीचर, बैंक एम्प्लॉय, इंजीनियर। ये लोग क्या करते हैं, फिक्स सैलरी के काम करते हैं कि नहीं, 50,000 रुपये मान लीजिए पर मंथ इनको दिया जा रहा है, तो इनका फिक्स इनकम होता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होता है जो कि रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, न्यू आइडियाज़ को मतलब एक्सप्लोर करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और कंसिस्टेंटली वो लोग वर्क करते हैं बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। उसका जो हमारा 10th क्वेश्चन है क्या है, विच प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जिस्ट प्रेजेंटली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कौन सा प्रॉब्लम अभी हम लोग को देखने को मिलता है। तो मेजर प्रॉब्लम इंक्लूड क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर स्कैर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन। ये सब प्रॉब्लम जो है ये सब जनरल क्वेश्चन है, आप जो है आराम से कर सकते हैं। लाइक फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, लेक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ये सब आपको देखने को अभी भी मिलता है। इसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चंस के ओर बढ़ते हैं। ठीक है। जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें आपको फिर से क्या करना है, आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है, सॉरी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 4 आपको आंसर करना है। ठीक है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड राइट इशू। तो राइट इशू और आईपीओ में आपका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आईपीओ क्या होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब प्राइवेट कंपनी ऑफर करता है शेयर जनरल पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। ये आपका हो गया आईपीओ। राइट इशू क्या होता है, व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी ऑफर एडिशनल शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर करेंट होल्डिंग, यूजुअली एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, गिविंग देम फर्स्ट राइट टू सब्सक्राइब। मतलब कि आईपीओ में क्या होता है, न्यू शेयर्स आपको देखने को मिलता है
और जो आपका राइट इशू होता है उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैं ए हूँ बोल के, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि कोई एक कंपनी जो है अगर मेरे पास उसका शेयर पहले से है तो मुझे और शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस में दे सकता है, ठीक है। तो आपका राइट इशू हो जाएगा। उसका जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 12th नंबर, राइट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ ए स्टॉक। कौन से फैक्टर जो है स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है? तो स्टॉक प्राइस आर इन्फ्लुएंस बाय कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका अर्निंग्स कैसा है, डिमांड कैसा है, ठीक है, मतलब शेयर का डिमांड एंड सप्लाई चेन किस तरह से चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह का है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ है, लाइक अगर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है तो लोग जो है उसको खरीदना चाहेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कैसा है, मार्केट साइकोलॉजी कैसा है, और कंट्री का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा है, इन सब चीज़ों पे स्टॉक का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा गया है राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी होता है उसके 4 बेनिफिट्स आपसे पूछा गया है। तो एनिमिलेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, कि अगर डिपॉजिटरी है तो आप जो है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो आप जो फिजिकल सर्टिफिकेट को आपको स्टोर नहीं करना है। उसके बाद आपका फास्टर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलता है, पेपर वर्क नहीं करना है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका कम होता है, ठीक है, और ईजी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग होता है। आप कभी भी मतलब अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निफ्टी 50 इज द मेन इंडेक्स ऑफ द NSE एंड ए काइंड ऑफ बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर, राइट इन ब्रीफ अबाउट दिस इंडेक्स। तो निफ्टी 50 के बारे में आपसे पूछा गया है, लिखना है, ठीक है। तो निफ्टी 50 क्या है, आपका बेंचमार्क इंडेक्स है NSE का, ठीक है, जिसमें आपका 50 लार्ज कंपनीज जो होता है वो रहता है, और इट रिप्रेजेंट द वेटेड एवरेज ऑफ दिस 50 स्टॉक्स, ठीक है। निफ्टी 50 आपका एवरेज एक शो करता है इन 50 स्टॉक्स का, ठीक है, और ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस को लोग बताते हैं। तो यही चीज़ जो है आप जो है एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है आपका, फाइनेंशियल कंसेप्ट स्टेटिंग दैट मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल। मतलब आपके पास अभी एक 100 रुपये है, ठीक है, इस 100 रुपये का जो वैल्यू है अभी के टाइम पे है, तो ये जो है फ्यूचर में, इन फ्यूचर इसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका अर्निंग पोटेंशियल है। मान लीजिए आप इस 100 रुपये को आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के बाद आपको 10% रिटर्न मिला, तो ये 110 रुपये हो गया, ठीक है। तो जो टाइम था 1 साल, उसमें आपको इस मनी का वैल्यू में इंक्रीज देखने को मिला है कि नहीं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं, ठीक है। और इसलिए क्यों होता है, क्योंकि मनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, डिविडेंड्स अर्न करने के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ टाइम एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, इट फॉर्म्स द बेसिक फॉर प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन इन फाइनेंस। मतलब कि मनी का जो प्रेजेंट वैल्यू क्या है और फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकता है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने में हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। उसका लिक्विडिटी रेशियो जो है आपका वो क्या होता है, तो लिक्विडिटी रेशियो जो है आपका क्या होता है वो पूछा है, और आपको करंट रेशियो यहाँ पे डिफाइन करना है। तो लिक्विडिटी रेशियो मेजर है कंपनी एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड कन्वर्ट एसेट इनटू कैश क्विकली, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या है कि जो भी कंपनी है उसका जो शॉर्ट टर्म में वो अपने ऑब्लिगेशन को मीट कर सकता है कि नहीं, उस चीज़ को एसेस करता है, ठीक है। और जो आपका जो एसेट है उनको कितने क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। करंट रेशियो जो है एक की लिक्विडिटी रेशियो है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और इट इंडिकेट्स वेदर द कंपनी हैज इनफ करंट एसेट टू पे इट्स करंट लाइबिलिटी। ए रेशियो ऑफ 2:1 इज जनरली कंसिडर्ड आइडियल एंड हेल्दी। तो अगर 2:1 का लिक्विड करंट रेशियो है तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा करंट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है, जो भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जो आपका 17th क्वेश्चन है वो क्या है, a large number of new companies float public issues. While a large number of these companies are genuine, quite a few may want to exploit the investor. Therefore, it is very important that an investor, before applying for an issue, identify the future potential of the company. What do you suggest to study before investing in primary market issue? तो सिंपली यहाँ पे ये कहा गया है कि बहुत सारे कंपनी जो है प्राइमरी मार्केट में इशू लाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ कंपनी जो होते हैं जेन्युइन होते हैं, कुछ कंपनी जो होता है आपका फ्रॉड होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या चीज़ आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको क्या करना चाहिए, स्टडी द प्रोस्पेक्टस या फिर DRHP, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो उसको आपको सबसे पहले क्या है, उसको आपको पढ़ना चाहिए कि बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू, कंपटीशन सब क्या है, ठीक है। फिर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहिए, है कि नहीं, डेप्थ लेवल क्या है, कैश फ्लो क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आपका प्रोमोटर का बैकग्राउंड जानना चाहिए कि जो भी कंपनी में स्टेक ओन कर रहे हैं पहले से, वो लोग जो है किस तरह का है, उनका एक्सपीरियंस है कि नहीं इंडस्ट्री में, वो लोग क्या कर चुके हैं अभी तक, इन सब चीज़ों को जानना चाहिए।
और इशू का जो पर्पस है वो क्या है, वो लोग बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए इशू कर रहे हैं या फिर डेप्ट को पे करने के लिए इशू कर रहे हैं या फिर मतलब कि प्रोमोटर एग्जिट लेना चाहते हैं। तो इस चीज़ को जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको वैल्यूएशन असेसमेंट करना चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन असेसमेंट मतलब कि कंपेयर द इशू प्राइस विद इंडस्ट्री पीयर वैल्यूएशन यूजिंग मैट्रिक्स। मतलब आपका जो भी वैल्यूएशन है, ठीक है, प्राइस टू बुक रेशियो या फिर आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है, इन सब के हिसाब से आपको कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन पता करना चाहिए कि वो लोग जितना पैसा रेस कर रहे हैं वो एक्चुअली वर्थ इट है कि नहीं है। इंडस्ट्री कौन सा है उसका एनालिसिस आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है या फिर सब्सक्रिप्शन डेटा है उसको जानना चाहिए कि मतलब उसका ग्रे मार्केट में क्या प्राइस है, ठीक है, उसका सब्सक्राइब कितने लोग ने करके रखा है, मतलब जो इशू हो रहा है उसको लोग खरीद भी रहे कि नहीं खरीद रहे, तो उस चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग जो है उसका क्या है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग के ऊपर हमने आपको वीडियो बनाया था, ठीक है, किसी एक चैप्टर में है, तो आप जो है हमारा वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कौन सा क्रेडिट रेटिंग है, ये अच्छा है कि नहीं, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपका लीड मैनेजर्स, मतलब कि जो भी लोग मतलब इसको मैनेज कर रहे हैं वो लोग कौन है, क्या है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसका जो हमारा 18th क्वेश्चन है वो क्या है, ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी लेंड मनी टू अनदर on predetermined terms with regard to rate and periodicity of interest repayment of principal amount by the borrower to the lender, describe it in rightest feature। आपको जनरली यहाँ पे जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना है कि दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेट रिप्रेजेंट ए लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू ए बोरोवर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर जो है लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब डेप्ट बॉन्ड्स वगैरह खरीदता है। तो फीचर ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में आपका डिवेंचर्स, बॉन्ड, ये सब आ जाता है। तो इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसके बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपको वापस मिल जाएगा, कितने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जब भी, ठीक है। इसमें कोई ओनरशिप राइट नहीं मिलता है आपको, ठीक है, आप किसी भी कंपनी को ओन नहीं करते हैं। इक्विटी में आपको ओनरशिप राइट मिलता है, डेप्ट में ओनरशिप राइट नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें आपको रिपेमेंट करते वक्त प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि आपको अगर रिपेमेंट करना है, ठीक है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया, पैसा रिपे करना है, तो सबसे पहले जो डेप्ट दिए हैं उनको रिपे करना पड़ेगा, उसके बाद इक्विटी वाले को रिपे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लोअर रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलना ही है और प्रिंसिपल भी आपको वापस मिलेगा ही। और क्रेडिट रेटिंग जो है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग मतलब कि CRI, SL, ठीक है, ICRA, CAR, ये लोग जो है क्या करते हैं, क्रेडिट वर्थिनेस बताते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मतलब लोन देने लायक है कि नहीं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ही नहीं। तो क्रेडिट रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन सबको देखना चाहिए। और इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, ठीक है। फिक्स रिटर्न मतलब कि जो भी मतलब पैसा कितना मिलना है आपको पता रहेगा। ट्रांसफरेबिलिटी होता है, मतलब कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर बिफोर मैच्योरिटी। मतलब जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं, तो आप मैच्योरिटी से पहले भी एग्जिट मार सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको लिख देना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देयर आर सेवरल बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, हाउ डू यू एड्रेस देम। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो कौन कौन से वो चीज़ें हैं, तो सबसे पहला है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल लोग जो है आपके पैसे को मैनेज करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है, मतलब कि अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग एसेट क्लास में जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। वो लोग मतलब डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफोर्डेबल होता है और एक्सेसिबल होता है, ठीक है, कि आप मतलब SIP जो है यहाँ पे 500 लिखा है, बट एक्चुअल में अगर देखेंगे तो आप 100 रुपीज़ से भी SIP जो है वो कर सकते हैं। तो आपके पास कम पैसा है फिर भी आप जो है क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको लिक्विडिटी देखने को मिलता है, ठीक है, कि जो आपका ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, जो कि मतलब कि आप कभी भी मतलब खरीद सकते हैं, ठीक है, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, वो आपको इजीली मतलब बाय सेल का ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। रेगुलेटरी ओवरसाइट है, मतलब कि इस जो सेबी है वो स्ट्रिक्टली म्यूचुअल फंड वगैरह को रेगुलेट करता है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट वगैरह भी आपको मिलता है, ठीक है, लाइक आपका इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होता है, ELSS जो होता है, इस टाइप का अगर आप देखेंगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड वगैरह जो कि सेक्शन 80C के अंदर आता है, तो इसके हिसाब से क्या होता है कि आप जो है लॉन्ग टर्म में जो आपका कैपिटल गेन होता है उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है, आपको टैक्स पे नहीं करना है। इनकम टैक्स से आप जो है इसमें थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपका बहुत सारा स्कीम्स होता है, ठीक है, लाइक मतलब आपका इक्विटी, डेप्ट, हाइब्रिड, सेक्टर स्पेसिफिक, अलग अलग टाइप का म्यूचुअल फंड जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आपको मन है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें तो आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, आपको कुछ उतना मतलब ज़्यादा पे नहीं करना है म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है, बहुत ही कम लोअर कॉस्ट पे 1%, 1.5%, 2% पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड जो है देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप बहुत ही कम कॉस्ट में आप जो है वो
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, SIP वगैरह कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रेगुलर पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, NAV पब्लिकेशन, ये सब जो है आपको अच्छे देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर आपका जो 20th क्वेश्चन है वो क्या है, स्टॉक स्प्लिट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन विच स्प्लिट द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर फेस वैल्यू इनटू स्मॉलर डेनोमिनेशन सो दैट द नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज। व्हाई डू कंपनीज अनाउंस स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है जनरली आपको पता होना चाहिए। स्टॉक स्प्लिट मतलब कि मान लीजिए आपका एक कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस जो है 100 रुपये हो चुका है, ठीक है। 100 रुपये अगर हो चुका है तो इसको अगर वो लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है, 1:2 के रेशियो में, ठीक है, 1:2 के रेशियो में, तो ये कितना हो जाना चाहिए प्राइस में भी, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1:2 या फिर 1:1 में भी 1:1 करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्टॉक को ये लोग स्प्लिट कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपका स्टॉक को स्प्लिट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो शेयर का जो फेस वैल्यू है, मान लीजिए उसका 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू था तो 5 हो गया, बट एक्चुअल में प्राइस जो है 50 हो गया, तो लोगों को ज़्यादा एफोर्डेबल लगेगा, तो इसलिए लोग जो है इसको खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो स्टॉक स्प्लिट जो है जनरली कब किया जाता है, किसी भी शेयर का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। जैसे लाइक मान लीजिए कंपनी का शेयर का प्राइस है 10,000 रुपये का अगर प्राइस है, तो एक शेयर को खरीदने के लिए मिनिमम आपको 10,000 रुपये लगाना पड़ेगा। अगर इसको ये लोग 1:10 में स्प्लिट कर देते हैं, तो 1:10 में स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का प्राइस जो है 1,000 हो जाएगा। तो किसी को अगर ये कंपनी अच्छा लगता है तो 1,000 रुपये के साथ भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्टॉक स्प्लिट जो है ज़रूरी होता है। तो ये लिक्विडिटी को इंप्रूव करता है कि मतलब ज़्यादा लोग इसको बाय सेल करेंगे, इन्वेस्टर बेस जो है ज़्यादा हो जाता है, मतलब जिनके पास कम पैसा रहता है वो लोग भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। ट्रेडिंग रेंज जो है वो मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब कि कुछ एक रेंज में वो लोग अगर प्राइस को रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव मार्केट सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टॉक मतलब स्प्लिट अगर हो रहा है तो वो लोग जो है अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं, ठीक है। मार्केटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। स्प्लिट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लोग लार्ज पोजीशन जो है इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बेटर आपको देखने को मिलता है। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग हो जाता है, मतलब कि वो लोग मतलब जो भी इंडस्ट्री के प्राइसिंग है कंपनीज़ के, उस हिसाब से मिलाने के लिए भी वो लोग स्टॉक स्प्लिट जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा 21 क्वेश्चन है, वो में भी आपका लास्ट क्वेश्चन है। यस, 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वाई डू टर्म्स लाइक ऑथराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल मीन्स। इन टर्म्स का आपको मीनिंग बताना है। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारा सैम्पल पेपर या फिर नोट्स लेना चाहेंगे तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना है, आपको जो है ये हम दे देंगे। उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल का बात किया जाए तो नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेस, ठीक है। तो इतना ही पैसा कंपनी जो है रेस कर सकता है, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। इशू कैपिटल क्या होता है, पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट द कंपनी हैज एक्चुअली डिसाइडेड टू ऑफर इशू टू इन्वेस्टर। मान लीजिए अगर ऑथराइज्ड कैपिटल जो है उसका पास 10 करोड़ है, कि मतलब इतना वो लोग रेस कर सकते हैं, बट कंपनी ने 7 करोड़ ऑफर किया, तो वो हो जाएगा आपका इशू कैपिटल, ठीक है। उसका सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाता है कि दिस इज द पोर्शन ऑफ इशू कैपिटल फॉर विच इन्वेस्टर हैव एक्चुअली अप्लाइड। मतलब कि 7 करोड़ अगर उन लोगों ने क्या किया, इशू किया, तो उसमें से 6 करोड़ अगर आपका इन्वेस्टर ने अप्लाई किया है कि इतना वो लोग 6 करोड़ का कैपिटल जो है वो लोग खरीदना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। पेड अप कैपिटल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट शेयर होल्डर हैव एक्चुअली पेड टू द कंपनी, ठीक है। मान लीजिए कि शेयर होल्डर ने क्या किया, फुल 6 करोड़ रुपए जो है उन लोगों ने पे कर दिया, तो सब्सक्राइब कैपिटल जो है आपका 6 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल कितना था, 6 करोड़, और उन लोगों ने अगर फिर से 6 करोड़ का पेमेंट भी कर दिया है, ठीक है, पेमेंट उन लोगों ने कर दिया है, तो पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, सेम 6 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका जनरली सेम ही देखने को मिलता है, क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कोल्ड अप कैपिटल क्या होता है, समटाइम्स शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड एट वंस। कोल्ड अप कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल दैट द कंपनी हैज आस्क्ड शेयर होल्डर टू पे टिल डेट। मतलब कि कोई भी एक जो सब्सक्राइब किया है किसी इंसान ने, ठीक है, तो सारा पैसा मान लीजिए उसने 1 लाख का सब्सक्रिप्शन लिया, उसमें से 50,000 पे कर दिया, तो कंपनी ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि 10 दिसंबर तक आपको क्या करना है, जो बाकी के 50,000 है वो पे कर देने हैं। तो इस तरह से वो आपका कोल्ड अप कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सैम्पल पेपर है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपको देखने को मिल रहा है जो हमारा मतलब सैम्पल पेपर है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।